वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की केसी सिन्हा गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और कि मैं जानकारी बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। तो एक चीज आप और जान ले कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं वो 10वीं क्लास में भी है, यानी 10वीं की कक्षा में भी वास्तविक संख्याएं 1 नंबर चैप्टर में दी हुई है। तो दोस्तों, उस चीज को समझने से पहले अगर आप 9th क्लास में ये वास्तविक संख्या समझ लेते हैं तो आपको 10वां में समझने में और ही ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को दबा करके लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जो इस चैप्टर में बात कर रहा हूँ वो एक के सी सिन्हा बुक से लिया गया यह पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या को अच्छे से समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, दूसरा लिखा हुआ पूर्ण संख्या, तीसरा लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या। इस तीनों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको वास्तविक संख्या समझ में आएगा। इससे पहले हम वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम लोग इस तीनों के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पहला जो है प्राकृत संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो देखिए ध्यान से कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसे हम लोग बड़ी एन से सूचित करते हैं। बड़ी एन मतलब यहाँ पे समझना है नेचुरल। नेचुरल का पहला अक्षर एन है, तो इसलिए हम लोग इसे एन से सूचित करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक आएंगे, है ना। तो गिनती की संख्या जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 6 वो सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। दूसरा बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे पूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्या में अगर आप जीरो मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे कि देखिए, प्राकृत संख्या के संग्रह में अगर शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो यानी पूर्ण प्राकृत संख्या में जीरो सिर्फ मिला देंगे तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। इसे डब्लू से सूचित किया जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि होल नंबर पहला अक्षर यहाँ पे डब्लू है, तो इसलिए इसे डब्लू से सूचित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक आएंगे। तो यानी प्राकृत संख्या में देख सकते हैं कि जीरो हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। चलिए अब तीसरा बढ़ते हैं यहाँ पे हम। चलिए इसको बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो है वो है पूर्णांक संख्या। इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इसमें भी कोई दम नहीं है, बस समझना यह है कि ये जो प्राकृत संख्या था और ये पूर्ण संख्या था, इसमें अगर हम लोग ऋणात्मक मिला देते हैं, उसके बाद मिलाने के बाद जो संख्या बनेगी उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या के संग्रह में अगर शून्य तथा ऋण पूर्णांक को शामिल करने से प्राप्त संख्या जो बनता है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई से सूचित करते हैं और जेड से भी सूचित करते हैं। दूसरे पे ध्यान दें कि आई मतलब तो हम लोग समझ में आ गया कि ये आई मतलब होता है इंटीजर, लेकिन ये जो जेड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जेड का मतलब यहाँ पे होता है, यह जेड जो है एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। और जेड का मतलब होता है जहलैन, जहलैन, जिसका हिंदी में नाम होता है गिनना या गिनती। तो ये जो जेड है दोस्तों वो उसका पूरा नाम होता है जहलैन, जो कि जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है गिनना। तो इसीलिए यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है इसको हम लोग आई से और जेड से दोनों से सूचित कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए कि बीच में हम लोग रखे हैं यहाँ पे जीरो को, मतलब जीरो को इधर जब चलते हैं तो माइनस में मान होता है और जीरो को उधर जब चलते हैं तो प्लस में मान होता है। आपने कभी कभी देखा होगा वो संख्या रेखा पे किस तरह से संख्या रेखा आता है, इस तरह से संख्या रेखा आता है, यहाँ पे बीच में जीरो लिखा हुआ रहता है। और जब जीरो के इधर चलते हैं लेफ्ट साइड तो -1 -2 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं, और राइट साइड जब चलते हैं तो +1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं ना। तो यही चीज समझना है आपको कि अगर पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और इसके साथ ऋणात्मक
संख्या को तीनों को मिला दे तो जो संख्या बनेगा उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज आप 7th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, क्यों यहाँ पे बताना इसको बेहद जरूरी लगा हमें, तो वो आपको आगे क्लास में पता चल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अब प्रॉपर्टी जानते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं से। लेकिन दोस्तों कुछ वास्तविक संख्या के यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ इस सब का यानी प्राकृतिक, पूर्णांक और पूर्ण संख्या का जो है तीनों का कुछ प्रॉपर्टी है, उसे पहले देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे कुछ संक्रियाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे संक्रिया जो है वो है दिया हुआ कि दो प्राकृतिक संख्या का योगफल जो है वो प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर प्रयोगफल लिखा हुआ है मतलब जोड़, घटा भी होगा तो फिर भी प्राकृतिक संख्या होगा, गुना भी होगा तो फिर भी प्राकृतिक संख्या होगा, और भाग भी अगर होगा तो फिर भी प्राकृतिक संख्या होगा। कैसे देख सकते हैं, जैसे कोई दो सभी संख्या हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एगो 1 ले लेते हैं और जोड़ एगो 2 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 3 हो गया। 3 हो गया तो 1 और 2 को जोड़े तो 3 हुआ, तो 3 भी क्या है प्राकृतिक संख्या है ना। जिससे हम लोग यहाँ पे लिख लिए 2 गुना 3 लिख लिए तो कितना हो गया 6, तो ये 6 भी क्या है प्राकृतिक संख्या है। जैसे 4/2 ले लेते हैं, कट के कितना गया 2, तो 2 भी क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। यानी अगर दो प्राकृतिक संख्या को गुना भी करते हैं या भाग भी करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका जो मान आएगा वो भी क्या होगा प्राकृतिक संख्या ही होगा। इसे दोस्तों हम लोग जो सूचित करते हैं यानी दर्शाते हैं जो प्राकृतिक संख्या को, वो बिलोंग्स टू से दर्शाते हैं। देखिए इसको इस तरह के सिंबल से दर्शाते हैं, इस तरह के सिंबल से दर्शाते हैं। यानी कि हम लोग पहले ये ई पढ़ते हैं नहीं, इसका नाम है ई, तो इसका ये जो कमर है वो समझो कि ये कमर टूट गया है, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से ना लिख करके थोड़ा सा झुका कर लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इसमें मिल रहा है, बिलोंग्स टू मतलब समझना है यहाँ पे मिलना, आसान भाषा में समझना है मिलना, या रखना है ताल्लुक रखना, ताल्लुक रखना, दोनों बात आप बोल सकते हैं कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक रखना। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा कि 2 + 3 कितना होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो ये 5 जो है नेचुरल नंबर में मिलता है ना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसे कि 5 जो है बिलोंग्स कर रहा है, 5 जो है मिल रहा है किसमें नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से सूचित कर सकते दर्शाते थे, तो इस चीज को समझना कि ये 5 जो है किसमें मिल रहा है एन में यानी प्राकृतिक संख्या में। तो इस चीज को हम लोग प्राकृतिक संख्या को इस तरह से दर्शाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन गणित की भाषा में इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। गणित की भाषा में इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। कभी कभी बिलोंग्स टू को हम लोग चेंज टू भी बोल देते हैं, कभी कभी बिलोंग्स टू को हम लोग चेंज टू भी बोल देते हैं। चेंज टू मतलब बदलना, ये भी बोलते हैं। तो खैर ये आपको 11th चैप्टर में यानी 11th क्लास के चैप्टर में ये सब चीज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले बता दिया, थोड़ी सी इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है इस बुक में, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखें कि इस तरह के सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। सिर्फ इतना मान रखना है, इसको याद नहीं रखना है, इसको भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का इस्तेमाल हम लोग नेचुरल नंबर को दर्शाने में करते हैं। तो जैसे 2 + 3 को जोड़े तो हुआ 5, तो ये 5 जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो यानी मिल रहा है किसमें एन में, तो लिख दिए। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 + 1 तो कितना हो गया 5, या यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। और ये जो 7 है वो कौन प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है तो यानी बिलोंग्स टू मतलब मिल रहा है किसमें एन में। तो इस तरह से हम लोग लिख करके दर्शाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कहता है देख सकते हैं आप कि दो प्राकृतिक संख्या का योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ योगफल ही होगा, जोड़ भी होगा, जोड़ के रूप में तो होगा ही होगा प्राकृतिक संख्या, घटा भी रहेगा, गुना भी रहेगा और भाग भी रहेगा। तो इस चारों में दो को अगर प्राकृतिक संख्या को हम लोग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्राकृतिक संख्या ही होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात करते हैं कि दो पूर्णांकों का योग, योग बोल रहे हैं मतलब जोड़, और लिखे हैं अंतर, अंतर मतलब घटा, सदा एक पूर्णांक संख्या होता है। तो कोई सा भी हम लोग पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम जोड़ के रूप में लेते हैं पूर्णांक संख्या, हम ले लेते हैं यहाँ पे -2 ले लेते हैं, -2 ले लिए, जोड़ रहा है ना, तो जोड़ 3 लेंगे तो कितना गया 2 में 3 में देखिए 2 गया, तो कितना बचा यहाँ पे 1। तो देखिए ये भी एक क्या है पूर्णांक संख्या है। ये अगर माइनस में आता फिर भी पूर्णांक होता, प्लस भी में आता
पूर्णांक होता है। अब ये मत कहना कि ये सर यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल भी है, पर यहाँ पे अभी जो बात कर रहे हैं पूर्णांक का, तो ये पूर्णांक समझना है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लिया 2 -3 घटा -2 लिख लिया, तो कितना हो गया -5। तो ये कौन सा संख्या है, ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक हम बताए थे पूर्णांक में प्लस में माइनस में और जीरो शामिल करते हैं तो पूर्णांक बनता है। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखें, चाहे यहाँ पे गुना रहे फिर भाग रहे, तो फिर भी दो पूर्णांकों का जो रिजल्ट आएगा वो एक पूर्णांक ही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा जो यहाँ पे बात कह रहा है वो कह रहा है कि दो पूर्णांकों जिसमें धन संख्या आएगा यानी धनात्मक आएगा, ऋण मतलब ऋणात्मक आएगा और साथ में शून्य, तीनों के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि दो पूर्णांक को गुना किया जाए तो इससे जो प्राप्त संख्या जो होगी वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण देकर के बताया है, तो जस्ट यही बात अभी हमने यहाँ पे लिख करके शो किया है। तो इस चीज को आप कॉपी पे नोट कर लें ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छी तरह से बैठ जाए। और इसके बाद हम अब शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या को, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, अब समझ में आएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसे उतार ले आप कॉपी पे समझने के लिए। तो जो बेसिक चीजें थी वो तो पूरा समाप्त हो गया है। अब हम शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षा में कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय को मिला देंगे तो वो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा। इस तरह से आप पढ़े होंगे, लेकिन हम कुछ यहाँ पे अलग से परिभाषा इसका देना चाहते हैं। यानी दुनिया में जितना भी संख्या होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। आप इस चीज को भी ध्यान में रखें। जैसे ये थॉट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे जो सवाल है वो इजिली बन जाएगा। अगर आप इस थॉट से ध्यान रखेंगे तो सवाल तो बनेगा, पर थोड़ी कुछ सवाल में जो आप फंस जाएंगे। इसलिए आप इस परिभाषा को भी ध्यान में रखें कि जितना भी दुनिया में संख्या है, चाहे वो जोड़ में रहे, घटा में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, किसी भी हालत में रहे, तो वो सब संख्या क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने लिख दिया है कि 3/2 क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। बटा में रहे -2 3/4 क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। रूट में भी रहेंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अगर पूर्णांक में भी रहेगा तो वो भी वास्तविक संख्या कहलाएंगे। माइनस में भी रहेगा तो वास्तविक संख्या कहलाएंगे। प्लस में भी रहेगा तो वास्तविक संख्या कहलाएंगे। इसके अलावा बच जाता है दशमलव में, तो अगर 20% भी है तो ये भी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी दुनिया में जितने भी संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्या कहलाते हैं। आप इस परिभाषा को भी ध्यान में रखें। चलिए अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसका पहला अक्षर है आर, तो इसलिए इसे हम लोग जो है आर से सूचित करते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें और आपको पूरी इजीली इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसे भी आपको नोट डाउन कर ले कॉपी पे, ताकि आप बाद में भी इसे पढ़ सकें। चलिए तो बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। दोस्तों यहाँ पे वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। तो बस तो ध्यान से देखें कि हमने यहाँ पे परिमेय संख्या का तीन परिभाषा लिखा है। तीनों परिभाषा का आप ध्यान से देखें कि पहला जो परिभाषा है वो ये कह रहा है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग ले लिए 3, तो क्या इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाले को कहते हैं P, नीचे वाले को कहते हैं Q। तो देखिए इसे P/Q के रूप में हम लोग लिख दिए हैं। तो ये कौन सा संख्या कहलाएंगे, 3, तो परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे हम लोग लिख दिए यहाँ पे 5 लिख दिए, तो क्या इसके नीचे में 1 दे सकते हैं ना। तो देखिए इसे भी P/Q के रूप में लिख दिए हैं। तो पहला संख्या हो गया P, दूसरा हो गया Q। तो P/Q के रूप में लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि Q बराबर 0 है, यहाँ पे नहीं है, Q बराबर यहाँ पे 1 है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। दूसरा जो इसका उदाहरण है, यहाँ पे दूसरा जो परिभाषा है वो है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार मतलब दशमलव निकलने के बाद जो है वो शांत होगा तथा अशांत आवृत्ति होगा, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो दशमलव के देने के बाद यानी कि किसी भी नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग देंगे, तो अगर पूरा कट जाता है तो वो कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 5/2। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग दीजिए 5 में, तो 2 दूनी 4 होता है। तो कट के कितना गया 1, फिर दशमलव दीजिए, यहाँ पे आएगा 0। तो 2 पंचा 10। देखिए यहाँ पे पूरा कट गया, तो कितना आंसर है 2.5। तो जिस संख्या को भाग देने पे पूरा अगर वो कट जाता है तो वो संख्या कहलाएगा यानी परिमेय संख्या। यानी इसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होना चाहिए।
तो चलिए हम बात करते हैं अगला चीज कि जो अब अलग से जोड़े हैं इसमें परिभाषा, उस परिभाषा को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। जिसे बोलते हैं कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा, जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इस परिभाषा को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये परिभाषा को ध्यान में रखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और सवाल भी बनेगा। तो हम कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि ले लिए हम लोग यहाँ पे 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो 2 बाहर निकल गया। 4 का वर्गमूल हम लोग निकाले तो 2 बाहर निकल गया। यानी ये जो 4 है वो कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। यानी जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए इसका उल्टा हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या में। कि अपरिमेय संख्या में देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखे हैं कि जिस संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या रूट को हम लोग यहाँ पे बताइए कि √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3/1? नहीं लिख सकते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। तो रूट अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसका दूसरा जो उदाहरण है परिभाषा वो देख सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावृत्ति होना चाहिए। अशांत अनावृत्ति आपने इस तरह की संख्या को देखेंगे जरूर कि 3.405 ... वो संख्या आते ही रहता है। तो इस कैटेगरी जितना भी संख्या होगा वो कहलाएगा अशांत अनावृत्ति। यानी एक संख्या और भी देखेंगे कि 1.01 है, फिर 001 है, फिर 1 है, फिर 0011, इस तरह संख्या देखेंगे। इस तरह भी संख्या क्या कहलाते हैं? अशांत अनावृत्ति कहलाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए यहाँ पे अलग से एक परिभाषा हमने भी यहाँ पे ऐड किया है, वो ये किया है कि जो संख्या यानी जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने लिखा कि √5 क्या √5 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो √5 का वर्गमूल नहीं होता, तो √5 जो है, ये 5 जो है रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये क्या कौन सा संख्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि शॉर्टकट में अगर हम लोग इसको याद रखें तो ये समझिए कि जिस संख्या को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जो संख्या रूट से बाहर निकलेगा उसे परिमेय कहेंगे, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय कहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तो बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ पे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। यहाँ पे आप आवृत्ति भी लगा सकते हैं, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। पहले समझें कि शांत आवृत्ति किसे कहते हैं। तो शांत दोस्तों की जिस संख्या के गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है गुणनखंड करने पर, तो वो संख्या कहलाएगा शांत। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हम लेते हैं यहाँ पे 16 लेते हैं, तो देखिए कि 2 8 हो गया, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 2 हो गया। सिर्फ देखिए दोस्तों गुणनखंड में 2 आ रहा है। जिसके गुणनखंड में सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या दोनों आएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा? शांत। लेकिन इसी का उल्टा अगर समझते हैं हम लोग अशांत में कि अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा अगर आ जाता है, 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे अशांत आवृत्ति। इस चीज को आप ध्यान में रखें। 2 5 के अलावा कोई तीसरा अगर आ जाएगा तो वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 24 लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कितना 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे कितना हो गया 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे देखिए 2 3 6, तो देखिए दोस्तों गुणनखंड में 3 आ रहा है। यानी ये जो 24 होगा वो अशांत कहलाएगा, क्योंकि 2 और 2 के अलावा 3 भी आ गया है। हमने अभी बताया है कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आएगा तो वो अशांत कहलाएगा। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो अपरिमेय संख्या भी होते हैं एक प्रकार का, सिर्फ होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति बस ये होता है। अब इसमें क्या होता है उस चीज को भी समझते हैं कि जैसे आपने इस तरह की संख्या को देखा होगा कभी कभी कि 0.1001 फिर 000 फिर 1, इस तरह का संख्या अगर रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। दूसरी तरफ ये देखेंगे आपके इसे लिख दिए 2.34, इस पे हम लोग रेकरिंग देते हैं। रेकरिंग इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बार, हिंदी में बोलते हैं बार, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग। तो रेकरिंग अगर रहेगा इस संख्या पे, मान लो इसका मतलब ये हो गया कि वो 3 4 अब अनंत तक आ ही रहा है। तो इस तरह की संख्या जो भी होगा उसे हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। तो दोस्तों ये चीज कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप राइट कॉपी पे लिख लीजिए, उतार लीजिए, ताकि अच्छी तरह से आप बाद में इसे देख सकें। तो उतार लीजिए इसे। तो दोस्तों पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के कुछ गुण हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है वो अनंत परिमेय संख्या होता है। यानी 2 परिमेय संख्या लिखा हुआ है उसके बीच में भी अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। यानी दूसरा नंबर देखिए कि 2 परिमेय संख्या का जो है जोड़ घटा गुना भाग वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तीसरा देखिए कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच जो है अनगिनत परिमेय संख्या होता है। चौथा जो है 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या भी होता है।
पांचवा जो है दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या भी होता है। और छठा जो है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें ताकि आपका क्वेश्चन जो वो बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को लेकर के आएंगे और उसमें पूरी एग्जाम्पल को पूरी डिटेल के साथ अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आपका एक्सरसाइज जो है पूरा इजिली तरह से बन जाएगा। दोस्तों आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।